हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं उनसे हमारे परीक्षा में काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। ये जो हम तैयारी करें और पिछले साल के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उसके पैटर्न को पकड़ते हुए अगर हम तैयारी करते हैं तो हम एक अच्छे परिणाम में, एक अच्छे परीक्षा में बेहतर करने की स्थिति में होते हैं। इसलिए हम आपको पिछले 10 वर्ष के सभी सब्जेक्ट के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। उसी के सीरीज में आज हम 2024 के पेपर में हिंदी के पेपर को हम लोग देखेंगे कि हिंदी का पेपर हमारा 2024 में किस रूप में, किस लेवल का आया था। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने पेपर के क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम पेपर में देखेंगे 2024 का पेपर है हिंदी का। इसका कोड है 801 HA। 3 घंटे 15 मिनट का हमारे पास समय होता है और 70 नंबर का पेपर होता है, यानी पूर्णांक 70 नंबर का होता है। ऊपर अनुक्रमांक लिखना होता है और नीचे अपना नाम लिखना होता है। और आप एक बार पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा कि हमें क्या निर्देश दिए गए हैं पेपर में। अब चलते हैं हम पेपर के क्वेश्चन के। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता है हमारी परीक्षा में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि हमें OMR पे भरने होते हैं। उसी के सीरीज में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें 2024 के हिंदी में, तो हमारा 2024 में हिंदी का जो पेपर आया था उसका बहुविकल्पी 20 प्रश्नों को हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद सीरीज में बढ़ते हुए डिस्क्रिप्टिव, फिर गद्यांश, पद्यांश, फिर संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश, निबंध और खंडकाव्य, इन सब चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल भारतेंदु युग 19वीं सदी का उत्तरार्ध के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारे शुक्ल युग के लेखक जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें विकल्प डी सही है। हमें ये चीज़ देखना है कि नहीं लगा है, नहीं को ध्यान देते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी यशपाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा बी मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। यह कहानी उनकी सामाजिक परिस्थितियों और ग्रामीण जीवन के कठिन संघर्षों को दर्शाती है। तो पूस की रात की कहानी के लेखक के विकल्प होंगे मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही विकल्प होगा बी राम कुमार वर्मा। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं।
ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। रूस में 25 यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। यह पुस्तक उनके रूस यात्रा के अनुभवों पर आधारित है। तो जो ये राहुल सांकृत्यायन है, ये उनकी पुस्तक है रूस में 25 मास। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र सत्यार्थी। व्याख्या देते हैं, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण काव्यात्मक संस्मरण है। माटी हो गई सोना किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधुओं ने। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। यह काल काव्य और अलंकारों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध था। यह काल जो था वो काव्य और अलंकारों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए रीतकाल को अलंकृत काल कहा जाता था। और किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की है? ऑप्शन नंबर ए कवि प्रिया, ऑप्शन नंबर बी भाव विलास, ऑप्शन नंबर सी भवानी विलास, ऑप्शन नंबर डी रस विलास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा कवि प्रिया। रीतकालीन कविदेव की प्रमुख कृति कवि प्रिया है। यह रीत काव्य की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो कवि प्रिया किसकी है? कविदेव की कृति है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है, फिर से नहीं आ गया, इस चीज को हमको ध्यान देना है। नहीं वाली चीज को क्वेश्चन में ढंग से देखना है कि नहीं है कि है। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हम क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। तो भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। ए राष्ट्रीयता की भावना, बी सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। भारतेंदु युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं हुआ था। भारतेंदु युग की विशेषताएं थी राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, खड़ी बोली का प्रयोग। हालांकि इस युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया गया, बल्कि इसे स्वीकार किया गया और भारतीय समाज में अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। स्वीकार किया गया, इसका विरोध नहीं किया गया और इसको स्वीकार किया गया और इसको अपने समाज में अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम।
1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 1 रामविलास वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे। ऑप्शन नंबर डी गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। व्याख्या देते हैं। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। यह काव्य संग्रह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें हिंदी कविता के नए रूप की शुरुआत हुई थी। इसमें हिंदी कविता के नए रूप की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प होगा बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है। यह कविता निराला की काव्य शक्ति और राम के प्रति भक्ति को व्यक्त करती है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें रस सवाल पूछे गए हैं। जैसे हाथी जैसे देह हैं, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस और ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। जैसे ही हमको देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख रहा है कि ये हास्य रस है, यानी इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त पंक्तियां हास्य और व्यंग से संबंधित हैं, इसलिए इनमें हास्य रस है और इन पंक्तियों में किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप का मजाक उड़ाया जा रहा है जो हास्य रस का उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये अलंकार से सवाल है, देखते हैं क्या है। उस काल मारे क्रोध के तनकाप बने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपमा अलंकार, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त पंक्तियां में मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें दो भिन्न वस्तुओं हवा और सागर के बीच समानता दिखाते हुए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प क्या होगा? ए उपमा अलंकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं 13 नंबर क्या है। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराथ शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प क्या होगा? दोहा।
उपयुक्त पंक्तियां दोहा छंद में लिखी हैं। दोहा छंद में 2 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 13 और 11 मात्राएं होती हैं जो उपयुक्त पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प क्या होगा? बी, दोहा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है फिर आ गया यहाँ पे। अगर आप लोग पढ़ लोगे कि प्रयोग हुआ है तो फिर सवाल उल्टा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएंगे सवाल। इसलिए हमें प्रश्न को एकदम सावधानी से पढ़ना है, सही से पढ़ना है और विकल्प को सही से टिक करना है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद। तो जो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन। व्याख्या क्या है? अनु उपसर्ग का प्रयोग अनुकरण, अनुत्तीर्ण और अनुवाद में हुआ है, लेकिन अनुशासन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुशासन में अनु का अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह एक समुच्चय शब्द है। क्या है? समुच्चय शब्द है। इसलिए इसका 14 नंबर का सही विकल्प क्या होगा? बी, अनुशासन। अनुशासन में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्या है? नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ समस्त पद में बहुव्रीहि समास प्रयुक्त है। इसमें नील और कंठ 2 शब्दों का मिला जुला अर्थ है, जिसका अर्थ नील गला या नीलकंठ होता है। यह समास तब होता है जब 2 शब्दों का मिलकर किसी विशेष अर्थ का निर्माण करे। जैसे नील कंठ या नीला गला, ये दोनों शब्द मिल गए, नील और कंठ, और मिलके एक अलग शब्द का निर्माण करें, यानी भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। तो एक अलग शब्द का निर्माण बन गया, तो इसलिए कौन सा शब्द हो गया? बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नीरद, ऑप्शन नंबर बी अम्बुद, ऑप्शन नंबर सी जलद, ऑप्शन नंबर डी जलज। जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जलज। देखिए, जैसे नीरद, अम्बुद, जलद, और अगर यहाँ पे जलज की जगह पे जलद होता तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता। अगर यही ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो नीरद बादल का हो गया। अगर द के जगह पे ज रहता नीरज, तो यानी इसका कौन सा किसका हो जाता? ये कमल का हो जाता। अम्बुद के जगह पे अम्बुज रहता तो कमल का हो जाता। जलद के जगह पे जलज रहता तो कमल का हो जाता। लेकिन इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जलज। जलज का अर्थ जल में उत्पन्न या कमल होता है, जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। वहीं नीरद, अम्बुद और जलज सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। इसमें पूछा है रूप से सवाल। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। ऑप्शन नंबर ए युवाम, ऑप्शन नंबर बी त्वया, ऑप्शन नंबर बी त्वत्, ऑप्शन नंबर डी तुभ्यम। तो इसका जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी, तुभ्यम।
युष्मत् तुम सर्वनाम का तृतीया एक वचन रूप तुभ्यम होता है, जो कर्ता के प्रति समान और संबोधन में प्रयोग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आंधी आई और हम भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। पहला ऑप्शन देखते हैं सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य। यह वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें दो वाक्य जुड़े हैं, आंधी आई और हम भागने लगे, यानी आंधी आई और भागने लगे। किससे जुड़ा है? और से जुड़ा है। तो ये दोनों क्या हो गए? मिश्र वाक्य हो गए, जो संयोजन है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य होगा। वाक्य में महात्मा बुद्ध कर्ता हैं जिन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया, क्योंकि वाक्य में कर्ता यानी महात्मा बुद्ध पर जोर दिया गया है, इसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य होगा। अब ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण और ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण। अचानक शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि यह चला गया क्रिया को विशेषित करता है, यानी यह क्रिया के समय या तरीके को व्यक्त करता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसमें चला गया क्रिया है और अचानक क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव खंड ए के बहुविकल्पी 20 प्रश्न। अब चलते हैं हम खंड ब में, वर्णनात्मक प्रश्न में। ये कैसे प्रश्न है? निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब हमें गद्यांश पे जो क्वेश्चन आधारित हैं उन पे प्रश्न करने हैं। देखते हैं हमारे पास कौन सा गद्यांश है। क्वेश्चन नंबर 21 का क। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी व पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब देखते हैं इस गद्यांश से आधारित हमारे पास 3 क्वेश्चन है। क्या है? उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कुसंग की तुलना किससे की गई है? यानी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों को हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो देखते हैं क्या है संदर्भ। क्या है इसका? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ यह है कि कुसंगति के प्रभाव पर विचार किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि बुरी कुसंगति व्यक्ति
पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अच्छी संगति व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, तो जो इसका संदर्भ होगा वो क्या होगा? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ यह है कि कुसंगति के प्रभाव पर विचार किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि बुरी संगति व्यक्ति के जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही यह भी बताया कि अच्छा संगति व्यक्ति के जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है? गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो है वो देखते हैं क्या है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। गद्यांश के रेखांकित अंश में कहा गया है, कुसंगति केवल व्यक्ति के नीति और सद्वृत्ति को ही नष्ट नहीं करती बल्कि उसके बुद्धि और निर्णय क्षमता को भी खराब कर देती है। बुरी संगति व्यक्ति को लगातार अवनति की ओर खींचती है। जैसे चक्की के पैरों में बंधी कोई चीज उसे लगातार गिराती जाती है, इसके विपरीत अच्छी संगति उसे उन्नति की ओर बढ़ाती है। जैसे सहारा देने वाली बाहु व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो जो रेखांकित जो अंश है उसका जो व्याख्या है वो प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना चक्की के बंधे हुए पैरों से की गई है, जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। यहीं भी देखिए, तो वह उसके पैरों में चक्की एक अवनति की ओर गड्ढे में गिराती जाती है। ठीक है, अब चलते हैं। अब अथवा में करके आपको 2 मिलेंगे गद्यांश। आपको 2 में से एक करने होंगे। मैंने यहाँ पे दोनों को व्याख्या कर दिया है, दोनों गद्यांश जो आए थे परीक्षा में 2024 में। आपको 2 में से एक करना है। हमने तो दोनों ही सॉल्व कराए हैं। आपको जो सरल लगे आप उसको सॉल्व करिएगा, लेकिन एक ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं। अथवा करके जो दिया गया है उसको देखते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये हमारा गद्यांश हो गया। अब इसमें क्वेश्चन 3 तो दिए गए हैं। अब तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।